हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। एक मुद्दत के बाद हमारी आज बॉम्बे हाई कोर्ट के साबिक जज, फॉर्मर जज जनाब कोलसे पाटिल साहब से बात हो रही है। और कोलसे पाटिल साहब एक लंबे अरसे से समाज सेवा में तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ एक पब्लिक को अट्रैक्ट करने वाले हैं। ट्रक पर एक ट्रक लेकर के चले और पूरी रैली कर दी उसी पर। ये इस तरह के उनके साथ महाराष्ट्र में तो खासतौर पर जिसे पब्लिक पुलर कह सकते हैं अंग्रेजी में, उस तरह की हैसियत है और बहुत ही बेबाक बात करते हैं। अपने लिए कुछ नहीं करते, समाज के लिए करते हैं। और आज जिस बात पर हमारी बात होगी, जो इशू है, वो बजट में किसानों को क्या कुछ मिला या नहीं मिला। किसान आंदोलन से भी जस्टिस कोलसे पाटिल जुड़े रहे हैं, महाराष्ट्र की सतह पर भी, और दिल्ली भी किसानों से मिलने आए हैं इस आंदोलन के दौरान। जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि इस बजट में, जिस बजट के बारे में सरकार बहुत कुछ दावे कर रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? खास तौर पर किसानों को क्या कुछ दिया है सरकार? आपका मैं आभारी हूं, क्योंकि मुझे किसानों के बारे में मैं जब बजट आया तब से बोलना चाहता था। पहले दिन मैंने छोटा सा वीडियो किया है कि ये जो बजट है, ये किसानों के साथ मोदी की दुश्मनी दिखाई देती। मोदी सिर्फ मुसलमानों से दुश्मनी नहीं करते हैं, वो किसानों के साथ भी उनकी दुश्मनी है। बदला लिया है इन्होंने, क्योंकि किसानों ने जिस ढंग से आंदोलन किया, तो मोदी जी को ये तीनों कानून वापस लेने पड़े और थूक कर चाटना पड़ा। ये मैं पहले से कहता था, वहां भी हर बॉर्डर पे जाकर मैंने स्पीच किया था, मोदी ये कानून वापस लेगा और उनको लेना पड़ेगी, और वो ले उन्होंने लिए। लेकिन उनका वो बदला ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं। आप देखेंगे किसानों के बारे में जो भी उन्होंने वादे किए थे। पहला वादा था सब किसानों को कर्ज मुक्त करूंगा। दूसरा वादा था किसानों को मैं स्वामीनाथन आयोग की एमएसपी दूंगा। तीसरा वादा था 16-17 में किया था कि मैं 22 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करूंगा। चौथा वादा था कि हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे, और ऑर्गेनिक खेती के लिए बजट का प्रावधान करेंगे। ये जो वादे थे, ये वादे सिर्फ जुमले थे। वैसे तो उनके सब वादे जुमले हैं, लेकिन आज हम किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं सभी किसान भाइयों को और बहनों को नम्रतापूर्वक आपके माध्यम से बोल रहा हूं कि आपके आंदोलन के यशस्वी होने का बदला मोदी ने जी ने लिया है। उन्होंने क्या किया? अभी ये तो वादे तो हो गए, लेकिन वो आंदोलनों के आंदोलनजीवी करके उनको अपमान करते रहे। उन्होंने अभी एक नया जुमला निकाला है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का। नया नहीं है, हर बजट में है। और जब आप देखेंगे तो वो जब 10,000 करोड़ ऑर्गेनिक के लिए जाहिर करते हैं, बजट में देते हैं, 50 करोड़ भी नहीं खर्च करते। 50 करोड़ भी खर्च नहीं करते, तो उनको कुछ करना ही नहीं है। अभी क्या हो गया है, वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मामला है, इसमें श्रीलंका बिल्कुल फंस गई है, फंस गई। उन्होंने ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रयोग किया और आज उनकी जनता भूखी है, वो प्रयोग में फंस गए हैं। और वो कहते हैं कि वो एग्रोटेक या उसके माध्यम से ये एग्रो प्रोडक्ट जो आएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वो बेचेंगे। पहली बात, हमको अमेजन क्या करता है समझ लेना चाहिए। अमेजन सिर्फ प्रॉपर्टी एग्रीगेट करता है। जो भी हम उगाते हैं, जो भी हम पैदा करते हैं, निर्माण करते हैं, उसको खरीदता है, पहले खरीदता है और अपने प्लेटफॉर्म से बेचता है। तो ये एग्रोटेक वाले भी वही करने वाले। किसानों को वो गाजर दिखाएंगे कि आप ये फसल को, और इसकी हम ये कीमत देंगे, और उसके उनके कई नौटंकी तरीके हैं, उसमें से वो देंगे नहीं। तो होगा क्या ना, वो ऑर्गेनिक खेती करेंगे। अभी वो गंगा का नाम तो किसी बहाने लेना है, तो उन्होंने लिया।
और अमृत कलश, अमृत काल। अरे मोदी जी आप आए तब से यहाँ विषारी काल है, विषारी काल है। आप जानते नहीं, जनता जानती है। तो ये सब किसानों की जो हालत कर दी है, हम जो सोचेंगे, अभी देखो उनका हर बजट में खेती के रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़ तक बात होती है। किसान के खेती का विकास करने के लिए बात होती है। बजट देखो ना, बजट कुछ नहीं होता है। बजट का जब तक तो प्रावधान नहीं करेंगे तो बात करने से क्या फायदा है। अब इस बजट में तो किसानों के ऊपर खर्च, यानी एमएसपी की बात करते थे कि एमएसपी तो नहीं है, लेकिन जो भी वो बोलते हैं उसको एमएसपी कहेंगे हम, चलो। अभी पिछले साल 2.5 लाख से कम था खरीद, और इस साल भी तो 2 लाख करोड़ और कुछ इतना ही इंतजाम किया है। वो ज्यादा आंकड़े में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन कम किया है। मनरेगा कम किया है किसानों पर, यानी जो ये एमएसपी खरीदी है उसका बजट कम किया है। किसानों को मदद बिल्कुल नहीं है। वो बिजली की बात करेंगे, वो कितनी बात करते हैं, सिंचाई की बात करेंगे, सिंचाई का बजट नहीं है तो सिंचाई कहां से करेंगे। और इतना बजट कम होता है कि देश इतना बड़ा है। आप देखेंगे कि अभी डिफेंस पर 5-6 लाख करोड़ खर्च किए, डिफेंस 5-6 लाख करोड़ खर्च किए। अभी हमारा विषय नहीं तो भी वो 27 लाख करोड़ का इनका टैक्स आता है, वो हमारे पसीने से आता है। उसमें से अभी कोरोना का काल था, तो कोरोना के काल में हमारा जीडीपी तो डूब गया था, बिल्कुल माइनस हो गया था। किसानों ने देश को जिंदा रखा, जीडीपी भी बढ़ाया और सबको खिलाया। अभी मोदी जो 80-90 करोड़ लोगों को 5 किलो धान देने की बात करते हैं, कहा उन्होंने कहीं पसीना और खून बहा के किया है क्या। वो तो किसानों का है, और किसानों से सस्ते में लेके 5 किलो धान्य देने की जो बात करी है, तो ये सरासर किसानों को जुमलेबाजी करके फंसाना। लेकिन इस बजट में तो किसानों के साथ दुश्मनी दिखाई दे रही है, ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरा बात ऐसे कि ये जो जब भी किसान देश संकट में होता है तो किसान काम करता है, किसान को तो करना ही पड़ता है, क्योंकि उसको भी दो समय की रोटी चाहिए। तो ये देश के हित में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए देश में कुछ नहीं है, उनके लिए देश के बजट में कुछ नहीं है। जैसे कि हमने कहा कि उनका अभी मैंने थोड़ा सा पढ़ा, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन 27 लाख करोड़ टैक्स से पैसे आते हैं। वो इनकम टैक्स है, कारपोरेट टैक्स है, जो भी टैक्स है, कोई भी टैक्स, छोटा मोटा भी टैक्स हमारा रास्ते पर का आदमी देता है, ना कि अंबानी ना अदानी। कारपोरेट टैक्स हो तो भी वो हम प्रोडक्ट में आता है, एक्साइज हो हमारे प्रोडक्ट में कीमत में आता है, कोई भी टैक्स हो, जीएसटी हो, हमारे जो भी उनके प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उनमें आता है। सुबह से शाम तक जो श्रमिक काम करता है उसका दोनों डबल शोषण होता है, और ये शोषण ऐसा है। इसलिए आज मैं आपके माध्यम से किसानों को इतना ही इतला करना चाहता हूं, सलाह देना चाहता हूं कि ना वो हमको एमएसपी देगा, ना वो जो वादे किए थे आंदोलन समय वापस लेने के समय वो पूरे करेगा। इतना ही नहीं तो आपके प्रति मोदी के मन में घृणा है, एक प्रकार का द्वेष है, और इसलिए वो पंजाब में जाके नाटक किया। तो मैं इतना ही कहता हूं कि जब हम बजट का भी एनालिसिस करेंगे तो सभी टैक्स तो हमने दिया है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं दिया। जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, मैं इससे पहले कि आप बात कुछ आगे बढ़े, इस बजट के मौके पर 5 राज्यों में इलेक्शन भी हो रहे हैं, और इन इलेक्शंस के मौके पर आमतौर पर अब से पहले जो तजुर्बा है, जो आपने देखा, हमने भी थोड़ा बहुत देखा है, आमतौर पर इलेक्शन के मौके पर जब कोई बजट आता रहा है, वो लोगों में लोक लुभावन किस्म की कुछ चीजें देने की बात की जाती है, लेकिन इसमें कहीं कुछ ऐसा भी नजर नहीं आया। अब किसानों के बारे में जो कुछ आपने एनालाइज किया इस बजट को, अब आप किसानों को क्या मशवरा देना चाहते हैं? 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले। नहीं, मैं मशवरा देने की जरूरत नहीं। गली गली में किसान उनको विरोध कर रहे हैं, बीजेपी को विरोध कर रहे हैं, गली गली में कर रहे हैं।
लेकिन मैं कहता हूं कि इससे नहीं चलेगा। हम्म। योगी गया तो भी 2024 में मोदी जाना चाहिए। हम्म। और मोदी भी गया तो मैंने तो कई बार कहा है कि जो आएगा उसको कारोबार ये लोग करने नहीं देंगे। हम्म। इनकी खासियत है कि मैंने कई बार उदाहरण दिया कि विधानसभा मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीती थी, कमलनाथ सीएम बने थे और 19 में लोकसभा के इलेक्शन आया। तो एक आदमी पॉलिटिशियन, और इन्फ्लुएंस बीजेपी का इसलिए एक बोल रहा हूं कि वो एमएससीबी के प्रमुख को, वहां के प्रमुख को फोन करता है कि मोदी को, कमलनाथ को तकलीफ देना है। कैसी देना है? हर गांव में बिजली काट। तो ये कौन बोल सकता है? जिसका इंटरेस्ट है वो बीजेपी का नेता है, कमलनाथ को हैरान करो। तो ये जो हो रहा है, ये मैंने कई सालों से इनका कारोबार में तो देखा है। जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, आईबी, रॉ, सीबीआई, इनके सब प्रमुख कौन है? इसलिए हमें बहुत होशियारी से इन ताकतों के, अरे हमारी मानसिकता ऐसी है कि हमारे संत तुकाराम का खून हुआ, हम जाके गांव में नहीं बोल सकते संत तुकाराम का खून हुआ। गांव के लोग भी हमको जूते मारते, क्योंकि इन्होंने इतना भेजा सड़ाया है। अरे भाई, पुष्पक विमान उनको आया तो एक ख्याल ब्राह्मण को क्यों नहीं कभी विमान आया? पुष्पक विमान उनको कैसे आता है? तो ये मैं कहता हूं कि मैं सलाह इससे दे रहा हूं कि हमें जमीन से जुड़ के हमारे सही दुश्मन कौन है, हमारे रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा न देने के लिए कौन कोशिश कर रहा है, ये हमें नए सिरे से सोचना होगा। ये सिख कम्युनिटी बहुत अच्छी तरह समझती है। जहरीली मौत के बारे में भी वो अच्छी तरह वाकिफ है। अम्बेडकरवादी भी है, लेकिन अम्बेडकरवादी सब नेता तो मोदी के गले में गला मिला रहे, प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो। हमें अभी इस तरह से आगे चलना होगा। अच्छा, आप इतने लंबे अरसे तक बहरहाल देश को देखा है, आप जस्टिस भी रहे बॉम्बे हाई कोर्ट में, सिस्टम को अंदर से बहुत कुछ आप जानते हैं। ये जो आपने बात बताई कि आरएसएस के लोग सभी इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं, क्या उनको अपने बच्चों का भविष्य नजर नहीं आता? क्या कुछ है इस सोच को किस तरह से रियली राष्ट्रवादी जिसे कहा जा सकते हैं उसे किया जा सकता है? उनके बच्चे कहाँ यहाँ रहते? उनके बच्चे तो सब प्रदेश में है। उनके बच्चे प्रदेश में है और हम यहाँ हिंदू मुस्लिम में लड़ाते हैं। उसके बारे में भी कई बार कहा है, उनको मुस्लिमों से बिल्कुल दुश्मनी नहीं है। उनका जो वर्ण व्यवस्था का पसारा है या जातीयता का पसारा है, वो हर जात हर वर्ण उनको सवाल करता है। तो वो सवाल भाई तुम ऊपर क्यों, ये जब सवाल आता है तो उनको सबको दबाने के लिए वो मुसलमानों का डर दिखाते हैं। देखो मुस्लिम आए, और ये फंडा उनका बहुत पुराना है। दुनिया में विभाजन करके राज करने का तंत्र सिर्फ हमारे भारत के मनुवादियों ने दुनिया को सिखाया। बड़े बड़े हमारे सब लोग जो गौतम बुद्ध थे, चारवाक थे, बहुत उनको सबको इन्होंने किनारे लगाया है। उनका जो है अच्छा वो लेते हैं और उनके ऊपर टीका करते हैं और कहते हैं उनका नहीं, ये हमारा है। इससे कि गौतम बुद्ध के जमाने में पहला दूसरा उपनिषद लिखा गया, तो उसमें गौतम बुद्ध का उपनिषद से कुछ लेने का सवाल ही नहीं आता। बोलते हैं कि उपनिषद से लिया, वेदों से लिया, बाद में सब लिखा है, गौतम बुद्ध के बाद में लिखा है। तो ये जो हम आपके भी मौला मौली का संघ के खिलाफ बोल रहे हैं, वो भी नहीं बोल रहे। तो सबके दुकानें चलने के लिए धर्म के नाम पर अपना अपना धर्म के लोग अपने दबाव में रहे, इसलिए सब लोग नाटक करते। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, आपने किसानों के बारे में जो बताया, बजट में जो कुछ हुआ है बदला लिया है, और साथ में आपने बताया कि ये जो आरएसएस की जहनियत के लोग हैं
वो सब जगह बैठे हुए हैं और उनके बच्चे देश में नहीं है, इसलिए उन्हें देश की भलाई के लिए कुछ बहुत ज्यादा सोचना समझना नहीं है। इसके अलावा आपने साथ साथ ये भी बताया कि आरएसएस का असल दुश्मन मुसलमान नहीं है, बल्कि वो वर्ण व्यवस्था में उन्हें बनाए रखने के लिए, हिंदुओं को उनके खिलाफ बाकायदा काम करने के लिए उन्हें मुसलमानों का डर दिखा करके ये करना है। ये बहरहाल पूरे देश को समझना है। 5 देशों में, 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं। उस वक्त जस्टिस कोलसे पाटिल की बातों को मेरे ख्याल से हमें सभी को याद रखना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, आपने समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।